संविधान के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, संविधान की 10वीं अनुसूची क्या प्रदान करती है? आपको पता ही होगा कि भारतीय संविधान में अनुसूचियों की जो संख्या है 12 है। कितनी? 12। जब संविधान बन के तैयार हुआ तो उस समय जो है 8 अनुसूचियां थी, मतलब मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो ये जो है बात कर रहा है 10वीं अनुसूची की। तो 10वीं अनुसूची में क्या दिया गया, आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, दूसरा ऑप्शन है संघ सूची, तीसरा है जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन और चौथा ऑप्शन है राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो क है, ए है, मतलब दल परिवर्तन के आधार पर जो है निर्भरताएं, मतलब अयोग्यता। अगर कोई व्यक्ति भाजपा के सिंबल पे जीतता है, विधायक बनता है और वह जो है दूसरे पार्टी में जाके मिल जाता है, तो वो जो है बिना इस्तीफा दिए अगर चला गया दूसरे दल में, मतलब भाजपा से जीता और फिर कांग्रेस के साथ चला गया वो, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। ये सब बातें कहां लिखी गई हैं? ये जो है अनुसूची 10 में। ठीक है, तो आप देखिए दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता मतलब अयोग्यता की बात की गई है। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा बनाता है? अनुच्छेद 342, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 343(1), तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 343(2), चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 343(3). इसका सही आंसर है अनुच्छेद 343। भारत का संविधान का अनुच्छेद 243(ZE) किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है नगर पालिका, दूसरा ऑप्शन है जिला योजना समिति, तीसरा ऑप्शन है महानगर योजना समिति, चौथा ऑप्शन है वित्त आयोग। इसका सही आंसर है सी, ग, महानगर योजना समिति। महानगर योजना समिति ये जो है नगर पालिका से संबंधित है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी भी टिप्पणी पर सुनवाई के लिए आवश्यक न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? मतलब कम से कम कितने न्यायाधीश होंगे जो इनकी सुनवाई करेंगे? पहला ऑप्शन है 8, दूसरा 5, तीसरा 2, चौथा 15। इसका सही आंसर होगा दूसरा, मतलब कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए, तब जाके सुनवाई प्रारंभ होगी, नहीं तो नहीं होगी। अगला, संसद के किसी सदन की एक बैठक करने के लिए आवश्यक सदस्यों की संख्या क्या है? मतलब संसद की कार्यवाही को चालू करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए कम से कम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए, इसका कहना यह है। तो चलिए पहले देखते हैं क्या है। सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/5वां हिस्सा, मतलब 1/5। दूसरा, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/4, मतलब 1/4। तीसरा, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3। चौथा, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10वां हिस्सा, 1/10। इसका सही आंसर जो है वो चौथा होगा, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 1/10वां हिस्सा, मतलब 1/10। संसद में, लोकसभा में देखेंगे 543 सदस्य, राज्यसभा में देखेंगे कि 245 सदस्य हैं। कुल मिलाकर समझना यह है कि जो 543 सदस्य लोकसभा में हैं, अब लोकसभा की कार्यवाही चालू करने के लिए कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? 1/10, मतलब कम से कम 54 सदस्य होने चाहिए लोकसभा में, तब जाके कार्रवाई चालू होगी, नहीं तो नहीं चालू होगी, वो स्थगित कर दी जाएगी, मतलब उसको जो है बढ़ा दिया जाएगा, है ना, पोस्टपोन कर दिया जाएगा, जब तक सदस्य की संख्या पूरी नहीं हो जाती, जिसको हम कहते हैं कोरम, गणपूर्ति, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 में दिया गया है। आप देखेंगे तो आगे, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। आपको बता दूं कि संविधान की जो प्रस्तावना है, अभी तक जो है 2025 चल रहा है, अभी तक संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। वो भी कब किया गया है?
42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। बस, तो एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया। पूछा जाता है, प्रश्न आता है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया जा चुका है, तो कितने बार? एक बार। अब इसका प्रश्न का आंसर देते हैं कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। पहला, 42वें संशोधन अधिनियम की धारा 2 द्वारा। ख, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 3 द्वारा। ग, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की धारा 4 द्वारा। 42वें संशोधन अधिनियम की धारा 5 द्वारा। इसका सही आंसर जो है वो ए है, क नंबर है, 42वें संशोधन अधिनियम की धारा 2 द्वारा। अगला प्रश्न 8वां, अधोलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री नियुक्ति का अधिकार दिया गया है? मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका अनुच्छेद देखिए आप, ए नंबर ऑप्शन है, क नंबर अनुच्छेद 74, ख नंबर अनुच्छेद 75, ग नंबर अनुच्छेद 76, घ नंबर अनुच्छेद 77। मतलब जो है इसमें कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख, अनुच्छेद 75। इस जो है अनुच्छेद 75 के 1 में ये बातें लिखी गई हैं एग्जैक्ट अगर देखें तो, लेकिन ऑप्शन में जो है सिर्फ 75 लिखा है तो 75, ठीक है। अनुच्छेद 76 में जो है महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है। आगे देखिए, लोकसभा द्वारा धन विधेयक के पारित होने के बाद यदि राज्यसभा द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर उसे कितने दिनांक बाद पारित हुआ मान लिया जाएगा? मतलब आप समझिए कि जो धन विधेयक है लोकसभा से पारित हो गया, उसके बाद राज्यसभा को भेज दिया गया, तो वो कितने दिन के अंदर में राज्यसभा उस धन विधेयक को पारित करे, अन्यथा उसे यह मान लिया जाएगा कि राज्यसभा ने पारित कर दिया है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है 3 सप्ताह, दूसरा ऑप्शन है 14 दिन, तीसरा ऑप्शन है 4 सप्ताह और पांचवा जो है तीसरा जो है 4 सप्ताह, चौथा जो है 17 दिन। इसका सही आंसर जो है वो 14 दिन, ख नंबर जो है, बी नंबर जो है आंसर है वो सही है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकेगा? मतलब भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो चलिए आइए देखते हैं। कैबिनेट के 2/3 बहुमत के प्रस्ताव द्वारा, ये गलत है, ये आंसर नहीं है। दोनों सदनों के प्रस्ताव द्वारा, यह भी गलत है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की संस्तुति पर, यह भी गलत है। इनमें से कोई नहीं, यह आंसर सही होगा। इनमें से कोई नहीं का मतलब समझिए आपके यहां पास क्या ऑप्शन होना चाहिए था। मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाकर ही इनको पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि महाभियोग जो शब्द है वो सिर्फ जो है वो राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बाकी सबको अगर महाभियोग जैसे प्रक्रिया हटाया जाता है महाभियोग लगाकर, तो उसको बोलते हैं महाभियोग जैसी। तो इनको कैसे हटाया जाएगा? महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाकर ही हटाया जा सकता है, ठीक है। किसको? मुख्य चुनाव आयुक्त को। आप समझेंगे कि इतनी जटिल प्रक्रिया क्यों है महाभियोग जैसी प्रक्रिया? मतलब महाभियोग लगाना मतलब बहुत कठिन काम हो जाता है, क्योंकि अब लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से पास कराना होगा। तो ये कठिन या फिर कहें ये जटिल प्रक्रिया इसलिए रखी गई है ताकि जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। नियुक्ति तो सरकार करेगी, लेकिन आप देखेंगे कि इनकी हटाने की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि सरकार के हाथ में नहीं रह जाता, तभी तो ये स्वतंत्र रूप से काम करते हैं अपने। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की अगर बात आए तो कैसे हटेंगे वो? तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगा के हटाया जाएगा। अगला, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया, एडॉप्ट कब किया गया है? पहला ऑप्शन है 25 नवंबर 1949, दूसरा 29 नवंबर 1949, तीसरा 26 नवंबर 1949, चौथा 27 नवंबर 1949। तो इसको जो है अंगीकृत या फिर कहें स्वीकार कब किया गया है? तो 26 नवंबर 1949 को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग या फिर कहें सी, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान जो है वो आंतरिक रूप से लागू था, मतलब कि 16 अनुच्छेद जो है पहले लागू कर लिए गए। किस दिन को? 26 नवंबर 1949 को
बाकी 16 अनुच्छेद के बाद जो जितने भी अनुच्छेद बचे, 395 अनुच्छेद कुल संविधान में, जिसमें से 16 अनुच्छेद जो है वो कब लागू हो गए, वो 26 नवंबर 1949 को ही। बाकी बचे वो कितने, 389, ये सब कब लागू हुए, ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। सुप्रीम कोर्ट ने किस मुकदमे में बहुमत से निर्णय दिया था कि संसद अनुच्छेद 368, संविधान संशोधन की प्रक्रिया बताई गई है 368 के तहत, के अधिकारों का प्रयोग करके मूलभूत अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। ये कौन सा केस था? पहला ऑप्शन है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, दूसरा सज्जन सिंह का वाद, तीसरा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, और चौथा जो है केशवानंद का वाद। इसका सही आंसर जो है वो ग है, सी है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में ये कहा गया था। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में आज तक 2025 में जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तो ये जो है आज तारीख 2 अक्टूबर 2025 है, अभी तक कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है सुप्रीम कोर्ट की, तो ध्यान रखिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश की बात हो रही है, मुख्य न्यायाधीश की नहीं। एम फातिमा बीबी, दूसरा ज्ञान सुधा मिश्रा, तीसरा लीला सेठ, चौथा रानी जेठमलानी। इसका सही आंसर है ए, या फिर हम कहें क, एम फातिमा बीबी। अगला, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? जैसे हमने पहले देख लिया है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया कैसे जा सकता है, तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाकर हटाया जा सकता है। अब उनके जो है कार्यकाल कितने होते हैं, ये प्रश्न है। तो पहला 5 वर्ष, दूसरा 62 वर्ष की उम्र तक, तीसरा 5 वर्ष या 62 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो, चौथा 6 वर्ष या 65 वर्ष तक की उम्र जो पहले हो, मतलब जो पहले पूरा हो। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल है 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले पूरा हो। अगर कोई मुख्य चुनाव आयुक्त बनता है, मान लीजिए 62 वर्ष में मुख्य चुनाव आयुक्त बन गया, तो ये कितने दिन तक काम करेंगे? 3 वर्ष तक काम करेंगे, मतलब इनका जो है 65 वर्ष पूरा हो जाएगा। अब कोई जो है मान लीजिए 55 वर्ष में कोई बनता है मुख्य चुनाव आयुक्त, तो कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, अब 6 वर्ष जोड़ दीजिए तो 61 वर्ष, मतलब क्योंकि 6 वर्ष तो पूरे हो गए ना, तो 61 वर्ष तक वो जो है मुख्य चुनाव आयुक्त रह सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर समझिए ये 6 या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले पूरा हो जाए वहीं तक वो रहेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी कार्य के लिए न्यायालय के प्रति जवाबदेही से उन्मुक्ति प्रदान की गई है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 362, ये गलत है। दूसरा अनुच्छेद 363, ये भी गलत है। अनुच्छेद 364, ये भी गलत है। इसका सही आंसर जो होगा अनुच्छेद 361। ये जो है भारतीय संविधान से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको हमने बताया है, जो 15 तक जो है क्वेश्चन करा दिए। आगे के जो प्रश्न है और जो है वीडियो में हम बना के डालेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो 15 क्वेश्चन बताए गए हैं जिसको आसान भाषा में समझाया गया है। ये प्रश्न जो है एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।